अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट नेशनल इनकम। अपने पहले 4 चैप्टर्स में हमने डिस्कशन की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, सारी डिस्कशन की थी। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ठीक है, और सप्लाई क्या होती है। इसके अलावा हमने जो है ना प्रीवियस चैप्टर में फर्म थ्योरी के बारे में डिस्कशन की कि किस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यूज, मार्जिनल कॉस्ट जो है ना हम देखते हैं, किस तरीके से उसको हम एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से मार्केट्स हमारे पास प्रिवेल करती हैं। थ्रू आउट हमारी डिस्कशन उसके बारे में चलती रही है। आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज बेसिकली स्टार्टिंग और मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन, जिसमें हम ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में जिक्र करते हैं। और इसलिए अगर हम देखें तो इस चैप्टर के क्लास में हमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो क्या है, स्पॉटलाइट्स में पहले देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स हमें बताए गए, नेशनल इनकम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कैसे इकोनॉमी में चलती है, और मेजरमेंट कैसे हम करते हैं नेशनल इनकम की। तो ये 4 मेजर चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड हमारे पास ग्लांस में कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हम जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना नाम से ही श्योर है, हमारे पास ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, मैक्रो का टर्म, ठीक है। जिसमें हमने क्या करना है, बेसिकली देखना है कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल हमारे पास इनकम इक्विलिब्रियम कैसे आता है, एग्रीगेट डिमांड। हम यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी का जिक्र करेंगे। वहाँ तो हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखते थे कि एक बंदा किस तरीके से परचेजिंग पैटर्न है उसका, वो क्या खरीदता है क्या नहीं खरीदता है, या फर्म जो है ना किस तरीके से सप्लाई कर रही है, कैसे जो है ना वो प्रोडक्शन कर रही है। हम उन चीज़ों के बारे में जिक्र करते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे एग्रीगेट ओवरऑल किस तरीके से इकोनॉमी में डिमांड चलती है, कैसे सप्लाई चलती है, बिजनेस साइकिल कैसे राइज और फॉल उसमें आते हैं, ओवरऑल प्राइस हम किस तरीके से देखते हैं, डिटरमाइन करेंगे। बैंकिंग सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह हमारे पास किस तरीके से चलती है। तो हम उन तमाम एरियाज को इस मैक्रो साइड पे जो है ना डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में जो हम देखने वाले हैं तो हमारे पास जो है टर्मिनोलॉजी, जो हमने कहा कि मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, कि हमारे पास जो है ना जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और फिर किस तरीके से हमारे पास जो है ना नेशनल इनकम डिटरमाइन की जा सकती है, कौन से अप्रोचेज हैं जो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कैसे हमने उनको मेंटेन करना है। तो उन चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट द बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कहता है कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s is considered breakthrough in development of macroeconomics. At that time, economists were struggling to understand reasons for this Great Depression. Eminent British economist John Maynard Keynes presented his revolutionary theory that enabled economists to understand causes and corrective measures about it. ठीक है कि उसने जो है ना हमें कुछ थ्योरीज बताई, अपनी थ्योरी दी, जिसमें हमें बताया कि किस तरीके से इकोनॉमी को एडजस्ट किया जा सकता है। क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन 1930s के टाइम पे जो है उन्होंने कहा था कि सिंपली हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासिकल थ्योरी चलती थी। उन्होंने कहा था कि मार्केट को छोड़ दो, अपने ऊपर जो है ना उसको एडजस्ट होने दो, डिमांड एंड सप्लाई खुद ही डिटरमाइन करेगी कि किस तरीके से वो इकोनॉमी को सेट करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। तो फिर जब इन्होंने देखा ग्रेट डिप्रेशन में सिचुएशन आई, तो हमारे पास जो है ना वो तो मार्केट अपने आप को खुद एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जहाँ पे लोगों के पास जो है ना अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई, मार्केट में जो है डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई थी, वहाँ पे अनस्टेबल मार्केट जो है ना खुद को एडजस्ट नहीं कर पाई। तो तब कहीं जाके हमारे पास अप्रोचेस चेंज हुए, हमारे पास मैनार्ड कीनीज और इनकी जो है ना थ्योरी आई। इन्होंने जो है ना सारा का सारा रेवोल्यूशन लेकर आके और पूरा एस्पेक्ट चेंज कर दिया कि किस तरीके से हमने इन चीजों को देखना होता है। तो कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखें तो जैसे मैंने आपको कहा, कहते हैं कि एज अ मैक्रो मींस लार्ज, हेंस मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द होल इकोनॉमी। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज एट नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल कैनवस। ठीक है कि नाम मैक्रो, हमारे पास लार्ज स्केल पे जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो कहता है कि वो तमाम चीजें इकोनॉमी के अंदर देखने की कोशिश करेगा कि परफॉर्मेंस कैसे हम एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, कैसे हम जो है बिहेवियर देखेंगे लोगों का, इकोनॉमी का, और फिर उसके बेसिस पे हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो उन तमाम एस्पेक्ट को कवर करता है। और सिर्फ यही नहीं कि आपके मुल्क के बेसिस पे करता है, बल्कि नेशनली भी करता है, इंटरनेशनली भी जो है ना इन तमाम चीज़ों को देखता है, और ग्लोबली भी इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता है। तो इसलिए कहते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी टू एग्जामिन द फोर्सेस दैट अफेक्ट फर्म्स, हाउसहोल्ड एंड अदर पार्टिसिपेंट ऑफ द इकोनॉमी इन एग्रीगेट। कि 3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात होती है। ये है कि किस चीज़ को देख रहा है कि इकोनॉमी में, एक तो हमारे पास जो है ना कहता है कि फर्म दैट इफेक्ट फर्म्स, ठीक है, जो हम माइक्रो लेवल पे देख रहे थे। फिर हाउस होल्ड, जो हमारे पास जो है ना घरेलू
जो है ना इनकम अर्न करने वाले लोग हैं या घरों में बैठे हुए हैं, उन लोगों को हाउस होल्ड कहा जाता है, हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था। और उसके अलावा जो बाकी पार्टिसिपेंट इकोनॉमी में हमारे पास मौजूद हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से जो है ना इन पॉलिसीज वगैरह की वजह से इफेक्ट होते हैं। कहते हैं it behaves in contrast with the microeconomics, which comprehends concept of price, quantities, and markets and an individual perspective. It evaluates aggregate measures of economy such as national income and output, level of unemployment and inflation, and other macroeconomic fluctuations. कि माइक्रो तो हमारे पास वैसे जो मैंने कहा कि वो जो है ना क्या कर रहा है कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट से देख रहा है सारी की सारी चीजें कि प्राइसेस कैसे एडजस्ट होंगी, किस तरीके से क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, कौन कौन सी मार्केट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम मैक्रो के लेवल से आ जाते हैं तो वो ओवरऑल तमाम चीज़ों को ऑन एवरेज एग्रीगेट पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं कि कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, आउटपुट आ रहा है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या चल रही है, और किस तरीके से बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर macroeconomics enables the how macroeconomics enables that state authorities to understand and resolve the core issue of economy, such as what is the role of public finance, how output gaps occur, and what are the possible strategic measures to overcome such gaps. Why jobs are getting hard to find day by day, why real wages and living standards get worsen as inflation rise, what is the role of central bank to thrash out financial crisis, why and how globalization and foreign trade affect एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल आउटपुट। कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। जैसे सबसे पहली बात कहता है कि अगर देखें तो हमारे पास ये जिक्र करता है कि हमारे पास पब्लिक फाइनेंस का रोल क्या है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो है ना गवर्नमेंट की रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर किस तरीके से एडजस्ट होगी, किस तरीके से वो जो है ना इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगी। ठीक है, उन चीज़ों को देखना, फिर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है ना जो मेयर्स गवर्नमेंट ले रही है, जो पॉलिसीज वगैरह बना रही है, प्रोसीजर्स बना रही है, वो इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करती है, और क्यों जॉब जो है ना दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, महंगाई आती जा रही है, चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। ठीक है, लोगों का रहना सहना मुश्किल होता जा रहा है, स्टैंडर्ड्स डाउन हो रहे हैं, उनका सेंट्रल बैंक क्या रोल प्ले कर रहा है, क्यों सेंट्रल बैंक बनाएगी हमारे पास, वो हमें जो है ना किस तरीके से इन क्राइसिस से निकालता है। और फिर जो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन चल रही है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी जिक्र किया था कि वो जो है ना हमारे पास किस तरीके से, हमने कहा कि उसके जो है ना जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो है ना हमने कॉस्ट की थी, वो हमने डिस्कस किए थे, तो कैसे हम उनको जो है ना ओवरकम कर सकते हैं, कैसे जो है ना हमारे ट्रेड्स को वो इफेक्ट करिए, उन तमाम एस्पेक्ट को हम क्या करेंगे इसमें देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसलिए क्या आता है कि although an ample time is needed for a comprehensive conversation about this extensive area of economics, only basic concepts of macroeconomics will be discussed in this section to figure out the functioning of real economy as a whole. ठीक है कि इसके ऊपर पूरी बुक्स हैं और पूरे जो है ना कॉन्सेप्ट है कि जो है ना आपके पास बुक कवर करते हैं। तो कहता है कि यहाँ पे हम जस्ट थोड़ा सा उनका ओवरव्यू करेंगे, किस तरीके से इकोनॉमी जो है ना काम कर रही है और किस तरीके से इन लोगों का रोल जो है ना इमिनेंट हमारे पास जो रोल प्ले कर रही है, और हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है, क्यों इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू मैनेज नेशनल इकोनॉमी टू इंप्रूव द वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस ऑफ देयर कंट्री, दे अचीव दिस थ्रू देयर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है, लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और रिसोर्सेज जो मुल्क के अंदर मौजूद है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करे कि लोग उससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सके। तो इस एस्पेक्ट से गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं, एक तो कानून बना सकती है, एक उसके लिए पॉलिसी बना सकती है। ठीक है, तो लॉ तो हमारे पास सबसे स्ट्रिक्ट फॉर्म हो गया कि आप उसके लिए कानून पास कर लो, लेकिन उसकी पॉलिसीज बना के, प्रोसीजर्स बता के लोगों को जो है ना काम भी निकलवाया जा सकता है, बजाय इसके कि आप उसको हार्श फॉर्म की तरफ चले जाओ, जहाँ पे जो चीज़ें कंट्रोलेबल ना हो तो उसके लिए फिर आप लॉ बनाना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि मोस्ट गवर्नमेंट्स हैव फॉलोइंग मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स दैट आर सेड टू बी बेनिफिशियल टू द पॉपुलेशन। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस वुड इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड होपफुली द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमारे पास डिस्कशन होती है कि किस तरीके से आप जो है ना वेल्थ इंक्रीज करोगे कंट्री की, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कैसे बेहतर है। क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लोगों के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना, उनके स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाना, उसी के लिए तो गवर्नमेंट सारा का सारा रोल प्ले करती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी, मुल्क में खुशहाली कैसे आएगी, लोग जो है ना किस तरीके से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाएंगे, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास इक्वल तरीके से कैसे होगी, ठीक है, फेयर तरीके से कैसे होगी। लो प्राइस इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करना, जो प्राइसेस आपके पास दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं रोजाना, ठीक है, उसको कंट्रोल करना। मोस्ट पॉपुलेशन एक्सेप्ट दैट सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज डिजायरेबल, इन फैक्ट it is virtually unavoidable if the economy grows, but high inflation erodes wealth and reduces consumer confidence.
ठीक है कि ठीक है, हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे पास होगी, हम उसको जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास एक लेवल तक होनी चाहिए, एक लेवल से एक्सीड जब कर जाएगी तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी से वो चीज़ें निकलना शुरू हो जाएगी, वो जो है ना अपने मुल्क की चीज़ें लेना छोड़ देंगे। अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं तो वो उनको जो है ना अवेल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपके अपने मुल्क में जो चीज़ें हैं वो महंगी होना शुरू हो जाएंगी, वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी, और आपकी जो आवाम होगी या लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो मूव होके जो है ना दूसरों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और वो बाकी अपॉर्चुनिटीज जो है ना अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट का रोल क्या हुआ कि वो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करे, ठीक है, और उनके लिए पॉलिसीज बनाए। Third, low unemployment. Unemployment is a waste of resource. Unemployed people do not contribute within the economy and can have a high social cost in terms of poverty that might result from it. Higher employment levels increases aggregate demand, the total demand in the economy, and promotes growth. ठीक है कि जब जिस कंट्री में आपके पास क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्स पूरा हमारा ह्यूमन रिसोर्स आया हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना जहाँ पे बेटर यूटिलाइज हो सकता था, हमें इकोनॉमी में फायदे दे सकता था, अब वो हमारे पास क्या कर रहा है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन बना हुआ है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा बल्कि रिसोर्सेज को जस्ट जो है ना यूज कर रहा है। तो इस चीज को ओवरकम करना और इन चीजों को जो है ना कवर करना, अदरवाइज आपके मुल्क में पॉवर्टी की सिचुएशन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जब पॉवर्टी इंक्रीज होती जाएगी तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी से तो चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, वो तो परचेजिंग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो है ना सिचुएशन जो है ना वो चेंज हो जाएगी, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में जो है ना कम करना, उसके लिए वर्कआउट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास इकोनॉमी में जो है ना आपके एम्प्लॉयमेंट हाई होगी, वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन की भी जो है ना फायदा होगा, लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे और इकोनॉमी ग्रो करेगी। चौथा हमारे पास कहते हैं इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस रेफर्स टू अचीविंग बैलेंस बिटवीन अर्निंग्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड अदर इनवर्ड्स फ्लोज टू द इकोनॉमी एंड पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स एंड अदर आउटवर्ड फ्लोज फ्रॉम द इकोनॉमी। ठीक है कि हमारे मुल्क से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट जो हमारी हैं उसको देखना कि हमारे मुल्क में कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितनी चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसको बैलेंस करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर सारी की सारी इकोनॉमी आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी तो सारे के सारे पैसे आपके मुल्क से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो है ना आपके प्रोडक्ट सारे के सारे मुल्क से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप जो है ना इम्पोर्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे थे तो आपके मुल्क से पैसे जाना शुरू हो जाएंगे, अपने जो है ना इंडस्ट्री को आप जो है ना वो इग्नोर करना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी में बैलेंस क्रिएट करने के लिए कि आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉपर तरीके से चले, आपके पास इनकम और आपके आउटकम दोनों जो है ना बराबर होना शुरू हो जाए, और आपके पास सिचुएशन जो है ना वो एक नॉर्मल सिचुएशन होना शुरू हो जाए, ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके और वो बेहतर तरीके से, स्टेबल तरीके से जो है ना वो चल सके। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक को स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके लिए पॉलिसीज बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये थोड़ा-सा हमारे पास आइडिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि हमें जो है ना कौन-कौन सी चीज़ें स्टडी करनी है और क्यों हम इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। सो अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास, कि कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे पास प्रिवेल करते हैं, उनके क्या मीनिंग है, किस तरीके से हम उनको जो है ना फाइंड आउट करते हैं। तो पहली बात हमारे पास कहते हैं कि सैमुअलसन हैज़ एक्सप्लेन्ड नेशनल इनकम इन दीज़ वर्ड्स: it is the loose name we give for the money measures of the overall annual flow of goods and services in an economy। ये कहते हैं कि अगर हम देखें तो हमारे मुल्क के अंदर जितने भी हमारे पास फ्लो चल रही है, ठीक है, हमारे पास जो है ना एनुअली जितने भी साल के एंड पे हमारे पास जो है ना गुड्स और सर्विसेज की जो इकोनॉमी के अंदर फ्लो चलती है, उसको को हम बेसिकली क्या कहते हैं, नेशनल इनकम का नाम दिया गया है। ठीक है कि हमारे मुल्क के अंदर जो भी चीज़ें गुड्स का नाम जिक्र कर दिया, तो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने हमारे पास जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, उन सबको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, और फिर हमें ये करना है कि हमारे पास कितनी जो है ना अमाउंट ऑफ मनी जो है ना हम अर्न करें कंट्री के अंदर, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती है, सारे के सारे नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि हमने उसको एक दूसरी टर्मिनोलॉजी वर्ड दे दिया जिसमें हमने तमाम की तमाम चीज़ों को कवर किया हुआ है, कि हमारे पास जो है ना हमारे मार्केट वैल्यू क्या है, हमारे जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है क्या, एक साल के अंदर कंट्री के अंदर आप जो है ना जो चीज़ें प्रोवाइड करते हो, तो ओवरऑल एनुअल फ्लो से मुराद हमारा ईयरली फ्लो हमारे पास जो है ना क्या हो रही है गुड्स की। ठीक है कि हम उसको मेयर करते हैं कि हमारे पास जो है ना जो हमारे पैसे हैं, कि हमने कहा कि वी गिव फॉर द मनी मेयर्स ऑफ ओवरऑल एनुअल फ्लो, कि सालाना हमारे पास ईयरली जितनी भी फ्लो हो रही है गुड्स और सर्विसेज की इकोनॉमी के अंदर, उन सबको जो है ना हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं।
कहते हैं कि in words of the Samuelson we can derive that the national income is the market value of all the goods. जैसे मैंने आपको कहा कि market value of all the goods and services produced in a country given during a given time period usually 1 year, कि एक साल के अंदर आपकी इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी मार्केट वैल्यू जो भी है वो आपको बेसिकली बताता है कि दैट इज योर नेशनल इनकम. So कहते हैं कि some key points to remember to proceed with national income. Number one, national income, national output and national products are used as synonyms. ठीक है कि आपके पास जो है synonyms है कि चाहे national income का है, national output का है या national product है, तीनों almost एक ही meaning रखते हैं. Second, national income is the market value of all the goods and services. National income हमारे पास क्या होगी कि वो market value होगी goods और services के, ठीक है, within the year. थर्ड हमारे पास कहते हैं ओनली फाइनल गुड्स विल बी कंसीडर, वो गुड्स इसमें शामिल नहीं होंगे जो हमारे पास सेमी है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं और हम उसको कंसीडर करना शुरू कर दें वो इसमें नहीं आएगा. वो फाइनल गुड्स जो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ठीक है, और उनकी जो है ना जो मार्केट वैल्यू होगी हम उसका जिक्र करेंगे. फिर कहते हैं कि इट इज द ओनली मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि ये सिर्फ हमारे पास जो है ना मनी वैल्यू हम उसकी करेंगे गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, एज फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि हमारे पास कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जो ना माइनस हो सकते हैं ना ऐड हो सकते हैं. इसके बाद कहते हैं कि ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी टेकन टू अकाउंट. जैसे हमने पहले भी कहा कि हम फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है. इट इज द मेयर ऑफ फॉर ओनली 1 ईयर, और एक साल के लिए ही ये मेयर होगा, इससे ज्यादा के लिए नहीं होगा. Goods and services produced only through legal channels will be considered national income, क्योंकि illegal तो हमारे पास हमारे बिजनेस में भी डेफिनेशन में भी नहीं आते. तो जो चीज़ हमारे बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आती तो हम उसको अपने इनकम और उसमें जो है डेफिनेशन में कैसे लेकर आएंगे. तो इसीलिए हमने क्या कहा कि नेशनल इनकम में सिनोनिमसली जो है हमारे पास उसके नेम भी यूज हो सकते हैं, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, और हमारे पास प्रोडक्ट्स भी हो सकता है. ठीक है, और हमारी कंट्री के अंदर जितने भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उनकी जितनी भी मार्केट वैल्यू होगी हम उसको कंसिडर करेंगे और वो मार्केट वैल्यू उसकी फाइनल गुड्स की होगी. ठीक है, सेमी की नहीं होगी या हाफ हमारे पास प्रोड्यूस गुड्स की नहीं होगी. ठीक है, वर्क इन प्रोसेस चले होंगे वो हमारे पास शामिल नहीं होंगे और इनकी मनी वैल्यू जो है ना हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी. ठीक है, और हम जो है ना सिर्फ कहता है कि एक साल के लिए इसको करेंगे और लीगल चैनल से जो बिजनेसेस गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए होंगे हम उनकी वैल्यू को कंसिडर करेंगे. कहते हैं कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इनकम इज नॉट एनफ टू अंडरस्टैंड द मैटर्स इन्वॉल्व इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी. कहता है कि अगर हम नेशनल इनकम को देखें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना काफ़ी नहीं है हमारे पास, क्योंकि इकोनॉमी जितनी कम्प्लेक्स होती जाती है तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के गुड्स और सर्विस आना शुरू हो जाते हैं. तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको क्लियर करना थोड़ा सा जो है ना हमारे पास कम्प्लेक्स हो जाता है. कहता है कि नंबर वन हमारे पास जो है ना एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, नेशनल इनकम के बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है. डोमेस्टिक हमारे पास लोकल जो चीजें बनाएगी, ठीक है. ग्रॉस हमारे पास कहते हैं ओवरऑल को, तो ओवरऑल जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम जो है ना गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे. और यही डेफिनेशन हमें कहती है कि ग्रॉस जीडीपी डिस्क्राइब्स द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री. के जितने भी गुड्स एंड सर्विस आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे. It does not include any income which its national receives against their property or services rendered abroad. It includes only that income which is generated by using domestic resource of country. ठीक है, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कहता है कि उसमें हम वो चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे कि हमारे पास जो है ना जो नेशनल्स हमारे पास लोग मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी और उसके ऊपर पैसे अर्न कर रहे हैं वो चीजें इसमें शामिल नहीं आएंगी. सिर्फ वही चीजें आएंगी जितनी चीजें हमारे पास जो है ना प्रोड्यूस हुई हैं और जितने हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, हम सिर्फ उसके सर्विसेज का जिक्र करेंगे. अदरवाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर तो सिचुएशन जो है ना चेंज होगी, क्योंकि हम यहाँ पे जब ग्रॉस डोमेस्टिक का ओवरऑल जिक्र कर रहे हैं तो फिर हमारे पास तो उसकी वैल्यू हमने कहा कि गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होगी वो शामिल होगी. ठीक है, ना कि जो है ना हमारे पास क्या होगा कि वो चीजें शामिल हो जो रेंट वगैरह पे चीजें दी हुई है वो सारे के सारे नहीं आएंगे, या जो है ना उन्हें बाहर कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो है ना ली हुई और वहां से कुछ अर्निंग करें तो वो चीजें नहीं आ सकती. ठीक है, क्योंकि हम क्रॉस डोमेस्टिक का जिक्र कर रहे हैं. तो इसमें सिर्फ वही इनकम आएगी जो आपके पास डोमेस्टिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके वो जनरेट करेगा. तो नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक में फर्क क्या हुआ कि नेशनल इनकम में हमने क्या कहा कि टोटल वैल्यू हमारे पास होगी तमाम गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, और वो कहता है कि जो हमारे पास मुल्क के अंदर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और उसमें हम जो है ना वो भी शामिल करते हैं कि जो हमारे पास इनकम बाहर से भी आती है, ठीक है, एक साल के अंदर. लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक में हमने क्या कहा कि हमारे पास सिर्फ वही वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की होगी जो हमारे मुल्क के अंदर हुई होगी. तो दोनों में फर्क, वहां पे अब्रॉड है, यहाँ पे अब्रॉड प्रॉपर्टीज और इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद नहीं है. तो मैथमेटिकली इसको जब हम देखते हैं तो क्या क्या चीजें शामिल होती हैं जीडीपी में, तो सी प्लस आई प्लस जी
into x minus m. C for domestic consumption कि domestically कितनी चीजें consume हो रही हैं. I for investment कितनी investments आपके मुल्क में हो रही हैं. ठीक है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितने पैसे लगा रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह में. एक्स हमारे जो आ जाता है एनुअल एक्सपोर्ट्स और एम आ जाता है एनुअल इंपोर्ट्स. तो एक्स माइनस इंपोर्ट्स की जितनी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से कितना हम जो है ना इंपोर्ट्स कर रहे हैं. ठीक है. तो एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा है तो ज्यादा बेहतर है, हमारे पास क्या होगा, हमें जो है ना पैसे आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है. एक्सपोर्ट हमारे पास कम है और इंपोर्ट्स हमारी ज्यादा है तो क्या होगा, हमारी कंपनी के लिए बुरा है, कंट्री के लिए बुरा है ना. क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क से पैसा सारा का सारा बाहर जा रहा है. तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सी एग्जांपल दिया हमें. कहता है कि टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट वी सपोज सम Chinese, Korean, Pakistani engineers are working on a project in Pakistan. All the payments they will receive against their services will be considered while calculating GDP of Pakistan, as all of them generating their income within the geographical boundaries of Pakistan. Similarly, if some of the Pakistani doctors are serving outside the country, their income will not be calculated in our GDP as they are not using our domestic resources. नेशनल इनकम के परस्पेक्टिव से तो इस्तेमाल होगा ना कि जब यहाँ जो है ना हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर बैठे हैं वो सर्व कर रहे हैं, लेकिन नेशनल की परस्पेक्टिव से जो जीडीपी के परस्पेक्टिव से जब आप इसको देखते हो तो वो चीज़ इसमें शामिल नहीं होती. खैर है, फॉरनर्स आए यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कंसिडर होगा क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे. क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे जो है ना अपने लोकल डोमेस्टिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा वही इसमें शामिल होगा. जो हमारे जो है ना डोमेस्टिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा हम उसको कंसिडर इसमें नहीं करेंगे. यहाँ पे हमारे पास दो और छोटे से कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. एक हमारे पास नॉमिनल और एक रियल जीडीपी आ जाता है. नॉमिनल जीडीपी क्या है आपके पास? कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी इवैल्यूएटेड एट करंट प्राइसेस इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड. दिस इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इज नॉर्मली हायर देन द रियल जीडीपी. कि नॉमिनल में हमारे पास दोनों चीजें शामिल हो जाती है, हमारी रियल जीडीपी भी होगी उसमें और हमारे पास उसमें इन्फ्लेशन भी होगा. तो कहते हैं कि जीडीपी हमारे पास वैल्यू क्या है, करंट प्राइसेस जो हमारी इकोनॉमी में स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पे चल रही है. ठीक है. जो कि हमारे पास इन्फ्लेशन के साथ जो प्राइसेस इंक्रीज आ रही है. और हमारे पास कहते हैं कि रियल जीडीपी से ज्यादा भी होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रियल में तो हम इन्फ्लेशन का जिक्र नहीं कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे हम इसको वो भी ऐड कर रहे हैं उसके साथ. जहाँ पे हमारे पास जो है ना रियल जीडीपी आ जाती है तो कहते हैं कि रियल जीडीपी इज एन इन्फ्लेशन adjusted value of GDP. It expresses value of goods and services produced in a country in base year prices. Since it is an inflation corrected figure, so it is deemed to be accurate indicator of the economic growth. ठीक है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है कि हमारे पास जो है ना इम्पैक्ट वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है. हम जो प्राइसेस वगैरह जीडीपी के ले रहे हैं वो हमारे पास जो है ना ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है. जहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना नॉमिनल है तो नॉमिनल में वो चीजें शामिल नहीं होती. ठीक है. तो इसीलिए हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना नॉमिनल में जो मार्केट वैल्यू होगी गुड्स और सर्विसेज की वो हमारे पास जो है ना अनएडजस्टेड होंगी इन्फ्लेशन के लिए. लेकिन जहाँ पे हम जो है ना क्या करें रियल जीडीपी का जिक्र कर रहे हैं तो वो जो है ना हमारे पास क्या होगा कि वो उसमें जो हमारे पास इन्फ्लेशन का इफेक्ट होगा. ठीक है. वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा. ठीक है. तो हम उन चीजों को एडजस्ट करने के बाद उसके इफेक्ट को वहां पे जो है ना डिस्कस करते हैं. तो इसलिए हम दोनों को में जो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है. ठीक है. कि हमारे पास इन्फ्लेशन जो है ना इसको इस तरीके से याद करना होगा कि नॉमिनल में जीडीपी के में जो है ना जब हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी में तो हमारे पास जो है ना क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है दैट इज नॉट एडजस्टेड. और जो हमारे पास रियल जीडीपी है वहां पे एडजस्टेड होगी हमारे पास इन्फ्लेशन वैल्यू होगी. तो इसलिए हमने क्या कहा कि हमारे पास एक एक्यूरेट इंडिकेटर जो है ना हमारे पास ग्रोथ का समझा जाता है इन्फ्लेशन को अगर हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है. सो इसे कहता है कि जी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग. इट इज डिफाइंड एज द मनी value of all the final goods and services produced by nationals of a country by using both domestic and foreign resources during the period of 1 year. ठीक है. क्योंकि नेशनल का जिक्र हो रहा है, डोमेस्टिक का जिक्र नहीं हो रहा. तो जहाँ पे नेशनल का जिक्र हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हुई कि जितने भी हमारे पास फाइनल गुड्स और सर्विसेज आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुए होंगे चाहे वो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट थी या जो रिसोर्सेज थे या लोकल थे. जैसे हमने वहां तो उसमें जीडीपी में तो वो इग्नोर कर दिए थे कि बाहर जो इनकम अर्न कर रहे हैं उनकी रेमिटेंसेज हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें वो भी इंक्लूडेड है. तो एक साल के अंदर जो हमारे लोकल या डोमेस्टिक या हमारे जो है ना इंटरनेशनल जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए होंगे उन तमाम के जो वैल्यू होगी हमारे पास, जो कि मनी वैल्यू होगी हमारे पास फाइनल गुड्स की, वो सारी की सारी हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगी. तो कहता है कि GNP is relatively a broader term than GDP as it indicates all the income generated by nationals within or outside the country. ठीक है. जैसे हमने कहा कि जीडीपी में तो हम लोकल्स का जिक्र करते हैं सिर्फ. ठीक है. विद इन द नेशन अपने कंट्री के अंदर हम देखते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि विद इन द कंट्री और आउटसाइड कंट्री भी जितने हमारे पास जो है इनकम जनरेट होंगी उसको भी इंक्लूड करता है.
सो कहते हैं कि फॉर दिस पर्पस वी ऐड नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इन आवर जीडीपी। इस वजह से हम क्या करेंगे, वहां से भी जितने पैसे आ रहे होंगे या हमने जो पेमेंट्स की होंगी वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। तो जीएनपी किस तरीके से इक्वेट होगी, क्या चीज उसमें शामिल है, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम रिसीव्ड एंड पेड टू अब्रॉड के इनकम आई आउटफ्लो इनफ्लो दोनों इसमें शामिल हो जाएगी। तो जीएनपी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहता है कि जीडीपी डिफ्लेटर इज प्राइस इंडेक्स दैट मेजर्स रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन कंट्री। और इसके जरिए से हम क्या करते हैं कि हम जो है ना जीडीपी डिफ्लेटर को यूज करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली हमें क्या बताता है कि वो प्राइस इंडेक्स है जो हमारे इकोनॉमी में हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन बताता है कि आपके मुल्क के अंदर कितनी महंगाई चल रही है। तो इसीलिए कहता है कि रियल जीडीपी हमारे पास क्या हुआ, इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी अभी हमने देखा कि जिसमें अनएडजस्टेड हमारे पास क्या था, हमने कहा कि हमारे पास अनएडजस्टेड इन्फ्लेशन है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर हमारे पास क्या हुआ कि जिसमें हम बात कर रहे होते हैं किस चीज के बारे में, कि जहां पे हमारे पास इन्फ्लेशन, कि हमारे जीडीपी में जो हमारे पास जो है ना जो चेंजेस आई है, प्राइसेस जो हमारे पास इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि हमारे पास प्राइस इंडेक्स है जो हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन बता रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना चीजों की कीमतों में जो चेंज आया हुआ है हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो अगर हमें जो है ना जीडीपी को देखें और हम कहें कि हमारे पास जो है जीडीपी डिफ्लेटर कैसे फाइंड होगा, क्योंकि उसका फार्मूला क्या होगा, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हम उसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मुराद रियल जीडीपी आपकी यहाँ आ जाएगी, जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने आपके पास इकोनॉमी में प्राइसेस में चीजों की चेंजेस आई हुई हैं, आप क्या कर लोगे, आप जो है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, आप उसको फार्मूला यूज कर लोगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या चल रही थी और रियल जीडीपी आपके पास क्या चल रही है। तो जो आपके पास चेंज आया कि आपके पास जो इन्फ्लेशन की वजह से जो चेंजेस आई वो कितनी थी, आपको डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसलिए कहता है कि एक एग्जांपल के थ्रू हमें जो है ना इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। कहता है कि अगर हम देखें एग्जांपल को, तो हमें जो है ना एक जीएनपी दी गई है किस चीज़ की। ठीक है, कहता है कि जीएनपी ऑफ पाकिस्तान हमें प्रोवाइड की गई है फॉर ईयर 2018 टू 19 एक हाइपोथेटिकल फिगर्स के साथ। कहता है जीडीपी हमारी थी, हमारे पास बिलियंस में थी 500। हमारे पास जो है ना देखें तो इनकम रिसीव्ड अब्रॉड से हुआ था 250, इनकम टेकन फ्रॉम टू अब्रॉड वो जो है ना 200 था, 200 बिलियन था। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास जो है ना देखें तो क्या हो जाएगा, 250 माइनस 200, तो हमारे पास इफेक्ट क्या आया, ठीक है 50 का आ गया। तो टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा कितना हुआ, 550 का। ठीक है, हमने इसको नेट इनकम को अब्रॉड क्यों माइनस कर दिया, जितने पैसे आए थे उसमें से कुछ चले भी गए। ठीक है, सो जो आए थे वो 250 थे, जितने चले गए वो हमारे पास 200 थे। तो अगर ये माइनस में आ जाता फिगर तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे जो है जीएनपी कम हो जाती और हमारे पास जो है पॉजिटिव आया, तो इस वजह से हमारे पास ये जीएनपी हमारी इंक्रीज हो गई। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहता है कि जीएनपी के बारे में हमारे पास क्या हुआ है, कहता है कि जी ओनली मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी टेकन एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कि हम क्या करेंगे, वही पुराने कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर भी बात डिस्कस की कि हमारे पास जो है मनी वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की ली जाएगी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गुड्स, जिसमें जो उसके यूनिट्स वगैरह होंगे और वो जो है सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं होंगे। फिर कहता है कि हमारे पास ऑनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज हमारे पास सिर्फ कंसिडर होंगी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, ताकि हमारे पास जो है अवॉइड हो सके डाउट हमारे पास काउंटिंग का, डबल काउंटिंग का हो सकता है। अगर आप जो है एक दफा सेमी में कर रहे हो फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप उसको दोबारा काउंट करते हो, तो बस एक ही कॉन्सेप्ट सही है कि बस जब कंप्लीट हो जाएंगे तब ये एक बार में हम उसको कंसिडर करेंगे। बार बार में जो है ना हो सकता है हमसे डबल जो है ना काउंटिंग हो जाए उसकी। और गुड्स और सर्विसेज जितने भी आपकी कंट्री में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, उनको ही हम कंसिडर करेंगे, उसके अलावा हमारे पास उसमें कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, कि विल बी टेकन इन करंट ईयर के एक साल के अंदर, तो दूसरे साल में कर 18 साल 19 साल जो ईयर में कर रहे हो सिर्फ उसी साल के हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज के जो नंबर होगा हम उसी को कंसिडर करेंगे। थर्ड इसके साथ क्लोज जो कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज एनएनपी। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कहता है डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल कंजम्पशन बाय यूजिंग अ फैक्टर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज द मेन कंपोनेंट टू डिस्क्राइब एनएनपी ऑफ द कंट्री। NNP is obtained by subtracting the value of depreciation from gross national product। ठीक है, डेप्रिसिएशन बेसिकली हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो हमारी जो चीज़ों की कीमतें कम हो रही होती हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो एसेट्स जो है ना उनकी प्राइसेस कम होती है, क्योंकि जब आप उसको यूज़ करते हो तो वो हमारे पास कम होना शुरू हो जाती है। तो दैट इज बेसिकली नोन एज द डेप्रिसिएशन। तो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन जो हमारे पास कैपिटल कंजम्पशन की है, ठीक है, जो हमारे पास फैक्टर्स को हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, तो उसको भी कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि एनएनपी हमारे पास कैसे आता है कि हम उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं अपनी जीडीपी में से, जीएनपी में से, कि हमारे पास नेशनल जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन होगी उसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमने जो मशीनरी इस्तेमाल की, हमने जो है ना जो प्लांट्स इस्तेमाल किए उनकी वैल्यू भी तो रिड्यूस हो रही है ना।
ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपने जो है ना एक गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी जब आप इसको यूज करते हो तो उसकी जो है ना कुछ वैल्यू होती है, वो साल तक वो जो है ना बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी एज से आगे निकलती जाती है, उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 साल जो आपने चलाया, इस 5 साल में उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई कि उसकी जो अपनी कैपेसिटी थी वो उस कैपेसिटी के मुताबिक ना चल सकी। और जैसे ही उसके 5 साल कंप्लीट हुए, वो आपके पास जो है ना वो डाउन हो गया, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी वो ऑलरेडी इन 5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता कम हो चुकी थी। तो इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो कहते हैं कि हम जीडीपी में से, जीएनपी में से अपने जो है ना डेप्रिसिएशन को निकालेंगे। कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। द rationale behind deduction of depreciation is to get more appropriate estimate of national income। क्योंकि नेशनल इनकम जब आप गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कंपनी के, कंट्रीज के, फर्म की जो है ना आपके पास प्लांट्स वगैरह भी तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना, वो रिसोर्सेज भी तो जो है ना कम हो रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके डिप्रिसिएशन भी फाइंड करते हैं, ताकि हमें एक एग्जैक्ट फिगर मिल सके। Because the value of the asset declines throughout the year by using in order to produce goods and services। कि जब आप goods and services प्रोड्यूस करते हो, तो उसकी वैल्यू आपके पास कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो आप जो है ना उसमें कंसिडर करना शुरू करते हो। तो कहता है कि जहाँ पे हम एनएनपी का जिक्र करें, तो हमारे पास क्या हुआ, हमने कहा कि जीएनपी क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, चाहे ब्रॉड लोकल थी, जितनी भी हमारे पास थी, उनमें से आप जो है डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। किस तरीके से, यहाँ पे हमें जो है ना एग्जाम्पल के जरिए से समझाया गया। कहता है कि वी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग hypothetical data of a country like पाकिस्तान। जीएनपी हमने ऊपर देखा 550 आ गया था। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, हमारे पास प्लांट की जो है वैल्यू थी वो 20 बिलियन कम हो चुकी है। बिल्डिंग डेप्रिसिएट हुआ हमारे पास 30 का, ठीक है, उसकी भी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, क्यों कम हो गई, क्योंकि वो इस्तेमाल हो रही थी। अब वो जो है ना पुरानी तो साथ साथ हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, मशीन प्लांट था हमारे पास, प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी अब वो नहीं रही, जो स्टार्ट में उसने नया खरीदा था उस तरीके से तो अब नहीं चल रहा। तो हमने उसको भी उसमें से माइनस कर दिया, तो टोटल हमारे पास डेप्रिसिएशन कितने एक साल की थी, वो 50 आ गई। तो हमने उसमें से जब माइनस कर दिया 550 में से, तो हमारे पास कितना नेट नेशनल प्रोडक्ट आया, 500। तो जीएनपी ने हमें बताया कि 550 था, लेकिन जब हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट देखा, तो तब हमें पता चला कि रियल में क्लोजली अगर हम इस चीज को एस्टिमेट बनाए, तो वेयर एंड टीयर और ये चीजें जो हमारे पास जो आई, वो भी तो हमने उसमें से निकालना है। तो जब हमने उसमें से निकाली है वो चीजें, तब हमने कहा कि हमारे पास हमारा जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, दैट इज 500। ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आज हमने डिस्कस किए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लें। ठीक है, कि जो है ना जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम में आने का क्या, ओवरऑल सारी इनकम्स हमारे पास आ जाती है। ग्रॉस डोमेस्टिक में हमने कहा कि डोमेस्टिक आ जाती है, जो है ना जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल में हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो है ना नेशनल प्लस अब्रॉड से जो पैसे आते हैं वो भी शामिल, रिसोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से मेन पॉइंट्स है, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। वहां पे हम दोबारा से इन चीज़ों की डेफिनेशंस वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे। तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो एक बार दोबारा से इसको देखें, और अगर कोई चीज़ कंफ्यूजन है या समझ नहीं आती, तो फिर आप जो है ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक